नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद हमारी पूरी दुनिया की समझ को हिला सकता है। हाँ बिल्कुल। विषय है अभी। हमारे पास सुमित जी के नोट्स हैं जो नाउ मस्ट बी लिव्ड नॉट अंडरस्टूड नाम के एक टेक्स्ट पर आधारित हैं। जी और हमारा मिशन मतलब बिल्कुल सीधा है। हम सबने सुना है वर्तमान में जियो। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। पर क्या हो अगर हम जिस वर्तमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही एक धोखा हो? ये नोट्स बताते हैं कि समय, स्थान और यहाँ तक कि मैं, ये पूरा अनुभव शायद हमारे दिमाग की ही एक बहुत चालाक चाल है। एक जाल कह सकते हैं। हाँ, एक जाल। तो चलिए आज इस चाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से होती है। टेक्स्ट कहता है कि हम समय का अनुभव वैसे नहीं करते जैसा हम सोचते हैं। असल में हमारा दिमाग इस सीधी सादी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सब कुछ बस अभी हो रहा है। उसे ये सादगी पसंद नहीं। तो वो चुपके से अनुभव के बाहर एक काल्पनिक कुर्सी लगा लेता है और उस पर बैठकर दावा करता है कि वो जीवन को चलते हुए देख रहा है। अच्छा। एक मिनट रुकिए। अनुभव के बाहर एक काल्पनिक कुर्सी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कहा जा रहा है कि हम असल में जो हो रहा है उसे नहीं, बल्कि उसके बारे में अपनी बनाई हुई एक फिल्म देख रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे ऐसे सोचिए, आप नदी के अंदर हैं, पानी के साथ बह रही हैं, यही असलियत है। ठीक है। लेकिन मन कहता है नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मैं तो किनारे पर बैठूंगा और नदी को बहते हुए देखूंगा। अच्छा। और जिस पल वो ये करता है वो एक झूठा मैं बना लेता है जो किनारे पर बैठा है और एक नदी जो उसके सामने से बह रही है। बस इसी एक हरकत से सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, तो जैसे ही ये झूठा ये ऑब्जर्वर पैदा होता है तो क्या होता है? ठीक उसी पल गति का भ्रम पैदा होता है। गति का? हाँ, अब ऐसा लगता है कि कुछ पीछे से आ रहा है, हमसे होकर गुजर रहा है और आगे कहीं गायब हो रहा है। इसी भाव को हम समय कहते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य। बिल्कुल। और क्योंकि अब चीजें चल रही हैं तो उन्हें चलने के लिए जगह भी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो अनजाने में स्थान भी बन जाता है। एक वहां जहां से चीजें आ रही हैं और एक यहाँ जहां मैं बैठकर देख रहा हूं। ये तो कमाल है। मतलब एक ही मानसिक चाल से पूरा ब्रह्मांड बन गया। मैं, चीजें, दूरी, दिशा, पहले बाद में, जन्म, मृत्यु, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि मन ने किनारे पर बैठने का फैसला कर लिया। वाह। और यहीं पर नागार्जुन का दर्शन सीधे तौर पर जुड़ता है, जिसका जिक्र इन नोट्स में है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जो कुछ भी निर्भरता से उत्पन्न होता है वो शून्य है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। शून्य है? हाँ, पर इसका मतलब बहुत सरल है। देखिए, एक कुर्सी का उदाहरण लेते हैं। एक कुर्सी अपने आप में कुर्सी नहीं है। वो लकड़ी, कीलों, एक डिजाइन और एक बढ़ई की मेहनत पर निर्भर है। इनमें से कुछ भी हटा दें तो कुर्सी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एकदम सही। वो अपने आप में शून्य है, यानी उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो आप कह रही हैं कि समय, स्थान और मैं भी उस कुर्सी की तरह हैं? बिल्कुल। समय स्थान पर निर्भर है, स्थान मैं पर निर्भर है, मैं समय पर निर्भर है। ये सब एक दूसरे पर टिके हैं। एक ताश के घर की तरह? हाँ, जैसे ही आप उस काल्पनिक ऑब्जर्वर को हटाते हैं जो इन सबको देख रहा है, ये पूरा ताश का घर ढह जाता है। कोई भी चीज अपने आप में मौजूद नहीं है। और यहीं पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम हमेशा सुनते हैं वर्तमान क्षण में जियो, लेकिन ये नोट्स तो इस बात को ही चुनौती दे रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं कि ये तो घड़ी की भाषा है। छोटे छोटे पलों की एक कतार। जी, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। टेक्स्ट क्षण यानी मोमेंट और अभी यानी नाउ के बीच एक जमीन आसमान का फर्क बताता है। अच्छा, क्या फर्क है? क्षण बहुत सारे हो सकते हैं, एक के बाद एक, जैसे ट्रेन के डिब्बे। लेकिन अभी हमेशा एक ही होता है। वो कभी दो नहीं हो सकता। वो बंटता नहीं, वो यात्रा नहीं करता। कल का अभी आज के अभी से अलग नहीं था और आने वाले कल का भी नया नहीं होगा। एक मिनट, तो इसका मतलब अभी कोई समय का हिस्सा नहीं है? नहीं, अभी वो मैदान है, वो कैनवस है जिसके ऊपर समय की ये पूरी फिल्म चलती है। ओहो। समय उस पे प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है, लेकिन वो मैदान वैसा का वैसा ही रहता है। तो फिर हमें अभी में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है? मतलब ये कोई कमरा नहीं है जिसमें दरवाजा खोलकर जाना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात है, हम वर्तमान क्षण में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश ही समस्या का हिस्सा है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? एकदम सही। प्रवेश करने का विचार ही इस बात को मजबूत करता है कि हम उससे बाहर हैं। हाँ, सही बात है।
यहाँ उसी किनारे पर बैठे झूठे मैं की सोच है जो नदी में वापस कूदने का प्लान बना रहा है। लेकिन टेक्स्ट कहता है कि कोई किनारा है ही नहीं, हम हमेशा से नदी में ही थे, हैं और रहेंगे। तो फिर इस गांठ को कैसे सुलझाया जाए? मतलब हम पहले से ही उसमें हैं, फिर भी उसे महसूस नहीं कर पाते। क्या इतिहास में किसी ने इस पहेली को सुलझाने का कोई सीधा तरीका बताया है? हाँ, और यहीं पर ज़ेन गुरुओं की बात आती है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर देखा और उसके बारे में बड़ी सीधी सादी बातें कहीं। जैसे हुआंगपो ने कहा, मन का कोई पहले और बाद नहीं होता है। ये सुनने में तो किसी रहस्यमयी कविता जैसा रखता है। पर ये है नहीं, ये एक बहुत ही व्यवहारिक टिप्पणी है। वो कह रही हैं कि आपकी यादें जो पहले की लगती हैं, हाँ, और आपकी योजनाएं जो बाद की लगती हैं, दोनों ही मानसिक घटनाएं हैं जो हो तो अभी रही हैं। अच्छा। मन खुद समय में यात्रा नहीं करता। जब आप अनुभव के बाहर बैठकर देखने वाले उस काल्पनिक ऑब्जर्वर को हटा देते हैं, तो पहले और बाद को नापने वाला ही कोई नहीं बचता। और क्रम का पूरा भ्रम ढह जाता है। वाओ। जी। और इसी तरह डोगेन ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड ही सच्चा मानव शरीर है। ये सुनने में बहुत बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? अगर ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है तो इसका मेरे सुबह के कॉफी पीने के अनुभव पर क्या असर पड़ता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। डोगेन कह रहे हैं कि जब आप किनारे पर बैठकर मैं यहाँ हूँ और कॉफी वहाँ है का भेद पैदा करना बंद कर देते हैं, तो क्या बचता है? मैं और कॉफी का भेद मिट जाता है। पीने वाला और पी जाने वाली चीज एक हो जाती हैं। बस कॉफी पीने का अनुभव बचता है। बस अनुभव? हाँ, उस अनुभव में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब वो कृत्रिम वहां गायब हो जाता है तो एक अलग स्व और आसपास की दुनिया का विचार टिक ही नहीं सकता। और फिर लिंजी का वो सवाल है, तुम्हें अभी और क्या कमी है? ये हमेशा मुझे एक सांत्वना देने वाली सलाह लगती थी, लेकिन शायद इसका मतलब कुछ और है। ये सलाह बिल्कुल नहीं है। ये एक तलवार की तरह है। तलवार? हाँ, ये सीधे उस मानसिक आदत पर हमला करता है जो हमेशा भविष्य में किसी बेहतर स्थिति, किसी पूर्णता की तलाश में रहती है। ये उस सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है कि अभी में कुछ अधूरा है जिसे बाद में पूरा किया जाएगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, बिल्कुल। अगली बार जब कोई ट्रैफिक में फंसा हो और बेचैनी महसूस कर रहा हो, तो ध्यान दें कि मन कैसे भविष्य की एक कहानी बना रहा है जहां वो देर से पहुंचते हैं। वो कहानी ही पीड़ा का स्रोत है, ट्रैफिक नहीं। सही बात है। लिंजी पूछ रहे हैं, उस कहानी के बिना ठीक इसी पल क्या कोई कमी है? तो ये साफ है कि ये गुरु हमें सोचने के लिए कुछ नहीं दे रहे थे, बल्कि हमारी सोच को रोकने के लिए कुछ दे रहे थे। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि मन अभी वो समझ क्यों नहीं पाता? वो इतना लाचार क्यों है? क्योंकि मन का काम ही है परिभाषाएं बनाना, दूरियां नापना, समय रेखाएं खींचना और कहानियां गढ़ना। ये तो उसके टूल्स हैं। हाँ, और ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बेहतरीन उपकरण है, लेकिन अभी को समझने के लिए पूरी तरह से बेकार हैं। टेक्स्ट कहता है कि मन हमेशा देर से पहुंचता है। देर से? जैसे कोई उस सूरज के पीछे भाग रहा हो जो पहले ही डूब चुका है। जिस पल आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो चीज पहले ही गुजर चुकी होती है। नोट्स में कॉफी का एक उदाहरण है, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है ना? हाँ, वो एकदम सटीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को कॉफी के स्वाद का वर्णन करना जिसने उसे कभी नहीं चखा हो, स्वाद के अनुभव जैसा कभी नहीं हो सकता। आप कितनी भी कविता लिख लें, कितने भी सटीक शब्द इस्तेमाल कर लें, वो वास्तविक स्वाद नहीं है। आप केवल पीकर ही जान सकती हैं। मन केवल वर्णन कर सकता है, वो अनुभव नहीं कर सकता। तो अभी का अनुभव करने के लिए मन को, मतलब उस लगातार चलने वाली कमेंट्री को शांत होना पड़ता है। जी, इसीलिए ज़ेन प्रत्यक्षता पर इतना जोर देता है। जिस पल आप अभी को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उसे एक वस्तु बनाते हैं या उसमें रहने की कोशिश करते हैं, अब फिर से कल्पना में चले जाते हैं। हाँ, वो किनारे पर बैठा ऑब्जर्वर फिर से जिंदा हो जाता है। और यही वजह है कि ज़ेन में वो विरोधाभासी पहेलियां होती हैं, कोआन। हाँ, कोआन। वे हल करने के लिए नहीं होती हैं। उनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि मन का सर्किट उड़ जाए। सर्किट उड़ जाए। जैसे एक पहेली है, न दो न एक। मन इसे हल करने की कोशिश करता है। क्या चीजें दो हैं? नहीं। क्या वे सब एक है? नहीं। मन के पास कोई जवाब नहीं होता। तो वे पहेलियां नहीं बल्कि मन के लिए एक जाल हैं। बिल्कुल। उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप उनके पार देखते हैं, वे खुद को नष्ट कर देते हैं। जैसे दो विपरीत ध्रुव जो एक पल में एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और पीछे कोई दृष्टिकोण या सहारा नहीं छोड़ते।
और जब मापने के लिए कुछ नहीं होता? तो मन रुक जाता है और उस ठहराव में वो क्षेत्र जो हमेशा से था वो खुद को प्रकट करता है। तो ये सब घूम फिरकर उसी निर्भर उत्पत्ति के सिद्धांत पर वापस आ जाता है कि कोई भी चीज अपने आप में मौजूद नहीं है, यहां तक कि वो ऑब्जर्वर भी नहीं जो सोचता है कि वो सब कुछ देख रहा है। हाँ, वो ऑब्जर्वर या मैं ही वो मुख्य डोमेनो है। वो खुद बाकी सब चीजों पर निर्भर है। जब आप उस केंद्रीय धारणा को हटा देते हैं तो समय, स्व, कारण, कार्य और दूरी की पूरी श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। जी। ठीक है, यहां मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है जो शायद सुनने वालों के मन में भी होगा। पूछिए। अगर मैं एक भ्रम है, एक मानसिक रचना है, तो फिर वो कौन है जो ये चर्चा सुन रहा है? कौन है जो ये सब समझने की कोशिश कर रहा है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब ये नहीं है कि आप मौजूद नहीं हैं। अच्छा। जवाब ये है कि आप वो नहीं हैं जो आप खुद को समझते हैं, यानी शरीर और दिमाग के अंदर बैठा एक अलग स्थिर नियंत्रक। वो मैं एक कहानी है। एक कहानी? जो बचता है वो रहस्यमय नहीं है, वो कोई अलौकिक अनुभव नहीं है, वो बस यही है, ये सुनना, ये देखना, ये महसूस करना, ये अनुभव ही है। मतलब अनुभव ही है, अनुभव करने वाला नहीं। सवाल कौन सुन रहा है? मन की पुरानी आदत से आता है जो हर अनुभव के लिए एक अनुभव करने वाला खोजना चाहता है। ज़ेन कहता है अनुभव करने वाले को मत खोजो, बस अनुभव में रहो। मतलब जो बचता है वो इतना सरल और सामान्य है कि मन उसे अनदेखा कर देता है क्योंकि वो भव्य या विशेष नहीं है। बिल्कुल, वो हमेशा से यहाँ था, हमारी नाक के नीचे, लेकिन हम उसे नाम देने, समझने या उसके बाहर खुद को स्थापित करने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि हमने उसे कभी देखा ही नहीं। अंत में अभ्यास करने के लिए कोई अभी नहीं है, प्रवेश करने के लिए कोई क्षण नहीं है और बनाए रखने के लिए कोई स्थिति नहीं है। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? निचोड़ ये है कि समय, स्थान और स्वयं की हमारी सबसे गहरी धारणाएं मानसिक रचनाएं हैं। सिर्फ रचनाएं? हाँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव से एक काल्पनिक अलगाव पैदा होने से जन्म लेती हैं। अभी पकड़ने के लिए कोई फ्लीटिंग मोमेंट नहीं है, बल्कि अनुभव का हमेशा मौजूद रहने वाला मैदान है जिससे हम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जैसा कि टेक्स्ट के अंत में बताया गया है। इन सब बातों को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ लेना ही काफी नहीं है। हाँ, और ये सबसे बड़ा जाल है। ये आसानी से एक और कहानी बन सकता है। वास्तविकता के सीधे संपर्क के बजाय वास्तविकता के बारे में एक और जटिल कहानी। जैसा हमने कहा, कॉफी का वर्णन कॉफी का स्वाद नहीं है। बिल्कुल। इन विचारों को एक और मानसिक संपत्ति बना लेना जिस पर हम गर्व कर सकें, हमें वास्तविक अनुभव से और भी दूर ले जा सकता है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? जी। अगर विचार, परिभाषाएं और भाषा अभी को पकड़ नहीं सकते, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस लगातार चलती हुई दिमागी बकबक के परे वास्तविकता से जुड़ने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये मौन में मिलता है, या हमारी सांसों की अनुभूति में, या शायद कहीं और जहां हम आमतौर पर देखना भूल जाते हैं? सोचने के लिए एक बात है।